की शुरुआत पानी में हुई, फिर जीवन जमीन पर आया। अब कौन सी जगह जीतने को बची थी? हवा, विशाल अनंत आसमान। इतिहास देखें तो फ्लाइट यानी उड़ान प्रकृति में 4 अलग अलग समय में विकसित हुई है। ग्रेविटी को मात देने वाला सबसे पहला जीव था एक कीड़ा, आधुनिक ड्रैगन फ्लाइज का पूर्वज। इसके बाद आए डायनासोर्स और फिर उनके सीधे वंशज पक्षी। और ये जीव 15 करोड़ साल से आसमान में उड़ान भरते रहे हैं। ग्रेविटी को मात देने वाले आखिरी जीव थे मैमल्स, पर इनमें से भी सिर्फ एक ग्रुप ही सही मायने में उड़ान भर पाया। ये हैं बैट्स यानी चमगादड़। समय के साथ आकाश जीवन से भर आया। ऐसे हर जीव का अपना खास अंदाज था। जिंदा रहने की अपनी सदा कायम ख्वाहिश के कारण इन्होंने अपनी इस खूबी को इस्तेमाल किया। इन उड़ने वाले शिकारियों को ताकत दी भूख ने। इनमें शामिल थे बेरहम चोटी के शिकारी, रैप्टर्स, ऐसे उड़ने वाले जीव जिन्हें कुदरत ने शानदार खूबियों से नवाजा। अचूक आंखें, मुड़ी हुई चोंच, चाकू जैसे तेज नाखून और साथ ही स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज भी। हवा में गोता लगाने के दौरान किसी पेरेग्रिन फैल्कन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर पहुंच जाती है, और ये बात इन्हें बनाती है दुनिया का सबसे तेज जीव। खामोश, स्टेल्थी और बहुत तेज, पेरेग्रिन एक माहिर शिकारी है। इन्हें ऊंचाई पर उड़ने में खूबी हासिल है और ये ज्यादातर छोटे पक्षियों को उनकी उड़ान के बीच ही शिकार बना लेते हैं। हवा में ऊंचाई पर उड़ते हुए कोई पेरेग्रिन अपनी तेज आंखों से अपने शिकार को कई किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और उसके दिखने पर एक ऐसी खास तकनीक से उस पर झपट्टा मारता है जिसे हाल ही में समझा गया है। ये अपने टारगेट को अपनी नजर के बीच में बनाए रखते हैं ताकि लैंडस्केप इन्हें स्थिर दिखाई पड़े, और फिर हमला करने से पहले ये अपने पंख सिकोड़कर पंजों को अंदर समेटकर नीचे की ओर गोता लगाते हैं। एरोडायनामिक्स की तरकीब को अपनाते हुए ये किसी गाइडेड मिसाइल की तरह नीचे आते हैं। गंभीर रूप से घायल होने और उड़ने में नाकाम होने की वजह से शिकार को हवा में ही झपट लिया जाता है। शिकार करने की इस जबरदस्त रफ्तार के कारण इन पक्षियों ने अपने शरीर में कुछ कमाल के बदलाव किए हैं। गोता लगाते समय बाज के फेफड़ों में एयर प्रेशर बढ़ते जाने से वो फट भी सकते हैं। इससे बचने के लिए खास तौर पर बने कोनिकल नॉस्ट्रल स्ट्रक्चर्स या ट्यूबिकल्स हवा को घुमाते हुए इन फोर्सेस को घटा देते हैं। तीसरी आईलिड्स निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स किसी चश्मे की तरह काम करती हैं, और जब ये शिकार की तरफ तेजी से बढ़ते हैं तो इनकी आंखों को धूल से बचाती हैं। बीच हवा में हमले के दौरान तीखे मोड़ काटते हुए पेरेग्रिन्स को 25 Gs को झेलना पड़ता है। एक हल्के और लचीले फ्रेम की बदौलत वो इन जबरदस्त फोर्सेस को झेल पाते हैं। इंसान जितनी Gs में बेहोश हो जाएगा, ये उससे दोगुनी होती हैं। फैल्कन्स वाकई आसमान की मुठभेड़ में माहिर होते हैं। आसमान में अचानक से हमला करके खुराक चुराई भी जा सकती है, और इसके लिए खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। फूड चेन में सबसे ऊपर होना आसान नहीं, और ना ही मुकाबला सरल होता है। यहां खुराक नीचे गिर रही है,
तो ये फौरन रुककर ऊपर को उठकर उसे लपक लेता है। पेरेग्रिन एक मिसाल है आक्रामकता, रफ्तार और जबरदस्त सटीकता की। इस घने जंगल में एक और बिल्कुल अलग तरह का हवाई शिकारी छिपा हुआ है। ये लाखों सालों से बिन बदले ही रहे हैं। ड्रैगन फ्लाइज, ये शायद सबसे पहले उड़ने वाले जीव हैं। स्लीक और तेज रफ्तार। अपने जन्म की किसी पानी वाली जगह से ये वयस्क काफी लंबा फासला तय कर चुके हैं। पानी के नीचे इन पेड़ों के बीच मंडराते ये हैं ड्रैगन फ्लाई निम्फ्स। ये बहुत ही हमलावर और पेटू जीव होते हैं और इनके मुंह तो बहुत ही डरावने होते हैं। पलक झपकते ही इसके मुंह का अगला हिस्सा आगे को लपक कर अपने शिकार को दबोच लेता है। यह अपने शिकार की मूवमेंट को उसके होने से पहले ही भांप जाता है। धीमी रफ्तार पर देखने पर भी इनके जानलेवा लिप की रफ्तार बहुत तेज दिखती है, तो शिकार के बच निकलने का सवाल ही नहीं। महीनों तक पानी की सतह के नीचे रहने के बाद बढ़ते निम्फ्स पानी के ऊपर आ जाते हैं। अपने एक्सोस्केलेटन से बाहर निकलते अडल्ट किसी दूसरे ग्रह के प्राणी लगते हैं। ताकतवर निम्फ से इस शानदार उड़ने वाले जीव तक का बदलाव जैसे जादुई होता है। क्लिप की रफ्तार धीमे करने और करीब से देखने पर पता चलता है कि इसकी वजह है इनके कमाल के पंख। इन्हें कहते हैं ब्लेड्स। ये नसों और झिल्लियों का एक महीन नेटवर्क है। ज्यादातर कीड़ों की तरह ड्रैगन फ्लाई के भी पंखों के 2 जोड़े होते हैं, पर यही बात इन्हें बाकी सबसे अलग करती है। ड्रैगन फ्लाई को उड़ने की ताकत मिलती है मसल्स से, जो हिंज वाले विंग बेसेस से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। इसकी वजह से विंग बेस के नीचे की तरफ के छोटे से मूवमेंट से भी विंग ऊपर की तरफ किसी रोइंग मोशन जैसा उठ जाता है। बेस के हल्के से भी हिलने पर टिप तक एक जबरदस्त हलचल होती है। ड्रैगन फ्लाई के 4 पंख अलग अलग ऑपरेट करते हैं, जिससे इन्हें कमाल का कंट्रोल हासिल होता है। ये चुटकी बजाते ही दिशा और रफ्तार बदल सकते हैं। ड्रैगन फ्लाइज हॉवर और ग्लाइड कर सकते हैं और 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। उड़ने में माहिर ये जीव तो पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं। ये अपने शरीर को, अपने पंखों को पीछे को खींचकर किसी हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर को भी उड़ सकते हैं। इससे ये उलट दिशा में घूम जाते हैं। उड़ने की ये महारत इन्हें सिर्फ शानदार फ्लायर्स ही नहीं, बल्कि गजब का शिकारी भी बनाती है। अडल्ट्स भी निम्स की ही तरह पेटू होते हैं। अपनी रफ्तार और एक शिकारी की कार्यकुशलता के कारण ये खुद शिकार बनने से भी बच पाते हैं। हमला नीचे से किया जा रहा है, पर ये आसानी से इससे बच निकलते हैं। चिपचिपी जीभ और थाम सकने वाले झिल्लीदार पैर इसे टक्कर नहीं दे सकते। ये बाल बाल बचा। मेंढक ग्रेविटी की वजह से मजबूर है, जबकि ड्रैगन फ्लाई को ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। भव्यता और तितलियां एक दूसरे के हमनाम हैं, और इस दुनिया में इनका आना भी बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। इनके बड़े बड़े खूबसूरत पंख और नर्म शरीर होते हैं, और ये मांसाहारी ड्रैगन फ्लाई से एकदम अलग तरह की होती हैं।
तितलियों के पंख इनके फ्लाइट पाथ्स के हिसाब से एकदम सही लगते हैं। ये अपने पंखों को फड़फड़ाने के बीच हवा में तिरती रहती हैं। हालांकि इनके पंखों और बॉडी का अनुपात काफी ज्यादा होता है, फिर भी इन्हें इससे बेहतरीन एरोडायनामिक परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। पर इन्हें देखकर धोखा न खाइएगा। तितली की उड़ान से जुड़े रहस्य लंबे समय से साइंस को चकराते आए हैं, पर हाल ही की रिसर्च से पता चला है कि इनके पंखों के साथ एक जबरदस्त राज जुड़ा है। अपने पंखों को फड़फड़ाकर मामूली से लगने वाले ये जीव जेट प्रोपल्शन पैदा करते हैं। ड्रैगनफ्लाई के पंखों के विपरीत तितली के पंख सीधे थोरैक्स से जुड़े होते हैं, मसल से नहीं। फड़फड़ाने पर तितली के पंख 8 की आकृति में घूमते हैं। जब ये पंख ऊपर की तरफ आपस में मिलते हैं तो एक ऐसी पॉकेट बनाते हैं जो हवा को बाहर निकालती है। अगर कोई शिकारी पास आ जाए तो हवा की ये लहर तितली को भागने में मदद करती है और एक अजीब सा फ्लाइट पाथ बनाती है। और यही अजीब सा फ्लाइट पाथ मोनार्क बटरफ्लाइज को किसी भी कीड़े के मुकाबले दुनिया के एक बहुत ही लंबे प्रवास पर ले जाता है। पतझड़ की शुरुआत में ऐसी अडल्ट तितलियां गर्म जलवायु की तलाश में नॉर्थ अमेरिका से दक्षिण की तरफ उड़ती हैं। और कुछ तो अपने पतले नाजुक पंखों की बदौलत मेक्सिको तक का 4800 किलोमीटर का हैरत अंगेज सफर कर डालती हैं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि मोनार्क्स उन चंद कीड़ों में शामिल हैं जो एक दो तरफा माइग्रेशन को अंजाम देते हैं। दक्षिण में सर्दियां बिताकर ये फिर से उत्तर की गर्मियों की तरफ लौट आती हैं। बड्रिगार को सूखे सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की कड़वी हकीकतों का प्रतीक कहा जा सकता है। यहां अक्सर ही पानी नहीं होता। पर कभी कभार होने वाली बारिश के बाद फौरन एक रिएक्शन होता है। इन छोटे तोतों की तादाद एकदम बढ़ने लगती है। इनके झुंडों में तोतों की संख्या 100 से हजारों में पहुंच जाती है। इन तोतों के बड़े बड़े झुंड इस सूखे अंदरूनी इलाकों में बीज और पानी वाले पोखरों की तलाश करने लगते हैं। पोखरों का पानी भाप बनकर उड़ने लगता है तो इनके झुंडों का आकार भी बढ़ने लगता है और इसमें इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तब यूं लगता है जैसे कोई बड़ा सा हरा पर्दा जगह बदलता उड़ रहा हो। इस तरह इकट्ठा होकर उड़ने के पीछे एक वजह है। इनका वजन सिर्फ करीब 30 ग्राम होता है और बड़े शिकारी पक्षियों से सामना होने पर इनकी संख्या ही इन्हें सुरक्षा देती है। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होने से हवाई शिकारी इन्हें मिस नहीं करना चाहते। और शिकारियों की इस चाहत की वजह से पूरा झुंड एकजुट होकर उड़ता है। बजीज एक साथ दिशा बदलते हुए, घूमते हुए एक बैले की शक्ल में उड़ते जाते हैं। इनकी अजीब सी हलचल और दिशा में अचानक बदलाव की वजह से शिकारी के लिए इस झुंड में किसी एक को अपना निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। ये अफरा तफरी बजीज की जान बचा लेती है। झुंड में सबसे सुरक्षित होता है उसका बीच वाला हिस्सा। किनारे पर मौजूद तोते सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। शिकारी पक्षियों की नजर तेज और आंखें आगे को होती हैं, तो ये एक टारगेट को चुनकर उसे उड़ते उड़ते ही झपट लेता है। इस एक छोटी सी कुर्बानी से बहुतों का भला हो जाता है।
शिकारी पक्षियों को कुदरत ने उड़ते उड़ते ही शिकार करने के लिए बनाया है। इनके पंजों में तेज और मुड़े हुए नाखून होते हैं जो उड़ते शिकार पकड़ सकते हैं और फिर उसे छूटने नहीं देते। किसी चाकू जैसी इनकी चोंच अपने शिकार को दबोचकर उसकी गर्दन तोड़कर काम तमाम कर देती हैं। बज्जीज को कुछ ज्यादा ही चौकन्ना रहना पड़ता है। बेशक संख्या इनकी सुरक्षा करती हो, पर कोई ना कोई पीछे छूट ही जाता है और शिकारी पक्षी हमेशा ही किसी शिकार को ढूंढते रहते हैं। अकेले ही शिकार करने वाले ये तेज रफ्तार जीव आसमान में उड़ने के हिसाब से पूरी तरह ढल चुके हैं। साउथ ईस्ट एशिया में हैरत अंगेज जीव नजर आते हैं। इस हरियाली के बीच कुछ रंग दिख रहे हैं। एक ड्रैगन अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। यह है एक फ्लाइंग ड्रैगन। ये एक ऐसा रेप्टाइल है जो जमीन पर बिना कदम रखे ही आसानी से जंगल में आता जाता रहता है। इनके ये रंग बिरंगे फ्लैग्स घुसपैठियों के लिए चेतावनी होते हैं कि वो यहां से दूर ही रहें। इन्हें ड्रेको लिजर्ड्स भी कहा जाता है और ये पेड़ों में ऊंचाई पर रहते हैं। एक से दूसरे पेड़ तक पहुंचने, खतरे से बचने, खुराक ढूंढने और किसी साथी को तलाशने के लिए इन्होंने हवा में उड़ने की खूबी विकसित कर ली है। पर इसे फ्लाइट नहीं कह सकते। इन लिजर्ड्स के पास अपने बल पर उड़ने की काबिलियत नहीं होती। एक बार हवा में उड़ने पर इन पर ग्रेविटी अपना असर दिखाने लगती है और इन्हें नीचे आना होता है, पर ये ऐसा धीरे धीरे करते हैं। ये छोटे बेस जंपर्स ग्लाइड के दौरान खुद पर काफी कंट्रोल रख पाते हैं। इनकी पूंछ इन्हें स्टीयर करती है और इनका गूलर फ्लैग एक स्टेबलाइजर की भूमिका निभाता है। ये तुरंत ही खुराक लेने के लिए पेड़ पर चढ़कर अपने फ्लैग को हिलाने लगता है और अपने नए इलाके पर अपना दावा ठोक देता है। कोई ड्रेको लिजर्ड ऐसी ग्लाइड्स इसलिए कर पाता है क्योंकि इसका शरीर इसी हिसाब से ढल गया है। स्पाइन से जुड़ी इनकी इलोंगेटेड थोरैसिक रिब्स बड़ी मेम्ब्रेन या त्वचा की झिल्ली के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करती है जो इनकी साइड में सिमटी रहती है। टेक ऑफ के बाद ड्रेको अपने अगले पंजों को फैलाकर अपनी त्वचा के फ्लैप्स को खोल लेता है और इससे इसे एक तरह से पंख मिल जाते हैं। ये पंख इसे आगे की तरफ ग्लाइड करते हुए थोड़ी लिफ्ट देते हैं, लेकिन फिर ग्रेविटी की वजह से इसकी रफ्तार धीमी होने लगती है। इसके शरीर की लंबाई सिर्फ 20 सेंटीमीटर होती है और बेशक इसका नाम डरावना लगता हो, पर असल में ये ऐसा है नहीं। पर ये डरते नहीं हैं। हमारे ग्रह के बाकी हिस्सों की ही तरह विकास प्रक्रिया की दौड़ के कारण जीवों ने उड़ना शुरू किया। पेड़ों के बीच ग्लाइडिंग से ही काम चल जाता है, और अगर महासागरों के ऊपर हवा के बहावों को मात देने की बात हो तो फिर बाकायदा उड़ने की जरूरत होती है। ट्रॉपिकल पैसिफिक की लो कोरल कीज में सुरक्षित घोंसले बनाने के लिए तीखी चट्टानें नहीं होती, इसलिए समुद्री पक्षियों को खुली रेत में और कोरल के मलबे पर ही अंडे देने पड़ते हैं और अपने चूजों की परवरिश करनी पड़ती है। घोंसलों की एक कॉलोनी बनाने से इन पक्षियों को सुरक्षा मिलती है।
जब माँ बाप अपना पेट भरने जाते हैं तो खतरे पर नजर रखने के लिए कई आंखों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आसमान में हवाई लुटेरे उड़ान भर रहे होते हैं। ये हैं फ्रिगेट बर्ड्स। ये दुबले पतले पक्षी हवा की दिशा में आगे बढ़ते हैं, उन लोगों की ही तरह जिनसे इन्हें इनका नाम मिला। बेशक ये समुद्री पक्षी हैं, पर इनके साथ एक दिक्कत है, ये गीले नहीं हो सकते। दूसरे समुद्री पक्षियों के विपरीत इनके पंख पानी को हटा नहीं पाते हैं। अगर ये समुद्र पर लैंड कर जाएं, तो ये पानी से भीगकर भारी हो जाते हैं और फिर उड़ नहीं पाते। तो फ्रिगेट्स लूटमार के लिए अपनी हवाई महारतों पर ही निर्भर करते हैं। ये बड़ी बेरहमी से खुले और असुरक्षित घोंसलों पर झपट्टे मारते हैं और पलक झपकते ही ये लाचार चूजों को पकड़कर उन्हें साबुत ही निगल जाते हैं। फ्रिगेट्स बड़ी ही सटीकता से हमले के पल को चुनते हैं। ये बार बार डाइव लगाते रहते हैं। खाने को लेकर इनका जबरदस्त जुनून नजर आता है। ये जानते हैं कि पानी पर लैंड नहीं कर सकते, लिहाजा ताकत बचाने और ग्लाइड करने की इनकी खूबी कमाल की होती है। दुनिया में किसी भी पक्षी के शरीर के आकार की तुलना में सबसे बड़े पंखों के मुकाबले इनके पंखों का आकार सबसे बड़ा होता है। तो ये 2 महीने तक लगातार उड़ान भरते रह सकते हैं। ये तो महासागरों को पार करते समय भी उड़ते उड़ते सोते हैं। इनकी पूंछ तेज रफ्तार के लिए बीच से फटी होती है, पर अधिकतम कंट्रोल और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए ये उसे बाहर की ओर भी निकाल लेते हैं। इनकी चोंच लंबी और मुड़ी हुई होती है और इस कमाल के टूल के जरिए ये मछलियों को सतह से उठा लेते हैं। और अगर बात करें इनके उड़ने की महारतों की, तो लूट खसोट करने में ये बड़ी काम आती है। इन पक्षियों को क्लेप्टोपैरासाइट्स भी कहा जाता है। ये मछली पकड़ने का मुश्किल काम दूसरे पक्षियों को करने देते हैं और फिर उन्हें घेर कर उनसे मछली छीन लेते हैं। फाइटर पायलट्स की तरह ये अपने विक्टिम्स के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें तब तक सताते रहते हैं जब तक वो मछली को उगल नहीं देते। और फिर ये लुटेरे हवा में ही उसे लपक लेते हैं। चाहे ट्रॉपिकल आइलैंड्स हों या बेहद ठंडे सदर्न ओशन, ये दूर दराज तेज हवा वाला सब एंटार्क्टिक आइलैंड बेहद खास चूजों के जन्म वाली जगह है। एक दिन ये अजीब सा लगने वाला बच्चा समुद्री सफर करने वाला सबसे कमाल का जीव बन जाएगा। करीब 1 साल से एल्बाट्रॉस का ये बढ़ता हुआ बच्चा सिर्फ इस तरह पंख फैलाकर अपने शरीर में ताकत जुटाता रहा है और अपने माँ बाप को देखकर ये सीखता रहा है कि उड़ान भरने के लिए कैसे दमदार कोस्टल हवाओं के अपड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी कम से कम पंख फड़फड़ाकर। और जब आखिरकार ये उड़ान भरते हैं तो ये किशोर वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस 6 साल तक दोबारा जमीन पर कदम नहीं रखते। एक पक्षी को तो पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाते देखा गया है, यानी उसने 1,20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की उड़ान भरी। वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस बिना कोशिश के ही ग्लाइड करते रहते हैं। ये ऐसा अपने शरीर की कमाल की बनावट, हवा के बहाव, लहरों और लिफ्ट की ताकत के बल पर कर पाते हैं। पक्षियों में वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस के पंखों का फैलाव सबसे ज्यादा होता है, 3.5 मीटर से भी ज्यादा। इनके पंखों में ऐसे खास बदलाव हुए हैं जिनके कारण ये बिना खास ताकत लगाए ग्लाइड करते रहते हैं।
हर पंख में मौजूद शोल्डर टेंडन्स की वजह से इनके पंख अपनी जगह लॉक रहते हैं। एल्बाट्रॉस इन्हें बिना मसल्स का इस्तेमाल किए बहुत लंबे समय तक फैलाए रख सकते हैं। इनके लंबे और स्लिम पंखों की एक हाई एस्पेक्ट रेशियो होती है, जिसका मतलब होता है कम ड्रैग। साथ ही इनकी फ्लाइट मसल्स में खास फाइबर होते हैं जो ग्लाइडिंग के दौरान पंख को लगातार फाइन ट्यून करते रहते हैं। ये हवा की दिशा में ग्लाइड करते हैं और इसके खिलाफ भी, बिल्कुल किसी सेल बोट की तरह। ये वेव कैप से पैदा होने वाले हवा के अपवर्ड फ्लो से जनरेट हुई लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। ग्रेसफुल, फ्लुएंट, खुले विशाल सागर पर मंडराते रहने का यही एकमात्र जरिया है। लेकिन सभी पक्षियों में ऐसी कमाल की ताकत नहीं होती। आइलैंड्स और दूर दराज समुद्री किनारे राहत और खाना मुहैया कराते हैं। भूखे पक्षी इन बच्चों के रेत से बाहर निकलने का इंतजार करते रहते हैं। ये हैं ऑलिव रिडली कछुओं के बच्चे। अपने मन की आवाज सुनते हुए ये क्षितिज के सबसे चमकदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी लहरों की ओर। पर पानी तक पहुंचने के लिए इन्हें एक मुश्किल से गुजरना होगा। ये दौड़ छोटी मगर आफतों से भरी है। संख्या सुरक्षा देती है, पर हमला करने वालों की तादाद भी काफी है। यहां गिद्धों और स्टोक्स ने अपना पेट भरने की ठान रखी है। इसके बावजूद हजारों बच्चे पानी तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पर जान बचाने का संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। अब खतरा ऊपर से है। खाने की इस दावत में ब्राउन पेलिकन्स भी शामिल हो गए हैं और ये 20 मीटर की ऊंचाई से पानी में गोता लगाते हैं। बच्चे जिंदा रहने के लिए तैरते हैं और गहरा पानी ही इनकी जान बचा सकता है। पर इनके रास्ते की बाधाएं जैसे खत्म ही नहीं हो रही। 1000 में से कोई एक ही वयस्क होने तक जिंदा बच पाएगा। पेलिकन्स बड़े पक्षी होते हैं, पर बड़े आकार के होने के बावजूद कुदरत ने इन्हें उड़ने के हिसाब से बखूबी ढाला है। लिफ्ट हासिल करने के लिए ये अपने बड़े और ताकतवर पंखों का इस्तेमाल करते हैं और ये 1000 मीटर या उससे भी ऊपर तक पहुंच सकते हैं। पर लगातार पंख फड़फड़ाने में काफी ताकत लगती है, तो ये लगातार उड़ते नहीं रह सकते। तो इसके बजाय ये एक से दूसरे थर्मल यानी गर्म हवा के झोंके तक ग्लाइड करते रहते हैं और कम ताकत खर्च करके लंबी दूरियों तक उड़ पाते हैं। आसमान में उड़ पाने का सबसे बड़ा राज है इनका स्केलेटन। इन विशाल पक्षियों के फ्रेम बड़े ही हल्के होते हैं। इन्हें कहते हैं न्यूमैटिक स्केलेटन्स। इनकी हड्डियों की दीवारें पतली खोखली ट्यूब जैसी होती हैं और इनमें सपोर्ट के लिए अंदरूनी स्ट्रट्स होते हैं। इन खोखली जगहों के कारण किसी पेलिकन के स्केलेटन का वजन इसके शरीर के भार का सिर्फ 10% होता है। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद इस खूबी के कारण पेलिकन दुनिया के सबसे हल्के पक्षियों में शुमार हैं। उड़ान के दौरान पेलिकन्स के झुंड अक्सर एक वी आकार में उड़ते हैं। हर सदस्य सामने वाले से थोड़ा ऊंचा उड़ता है। ये अपने से आगे वाले पक्षी की हवा के वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इन्हें लिफ्ट मिलती है और इनकी ताकत भी बचती है। सतह को छानते हुए ये ग्राउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले का ड्रैग घट जाता है, तो ये एक तरह से बस तिरते रहते हैं। जब ये मछली पकड़ने के लिए पानी से टकराते हैं, तब इनकी असली खूबी पता चलती है। इनकी चोंच इनके पेट से भी ज्यादा खुराक को संभाल सकती है। इनकी चोंच पक्षी जगत में सबसे बड़ी होती है और ये 3 करोड़ साल की विकास प्रक्रिया का एक कमाल का उदाहरण है। इनकी चोंच सेंसिटिव होती है और इन्हें खुराक ढूंढने में मदद करती है।
चोंच के ऊपरी हिस्से में एक मुड़ा हुआ हुक होता है मछली को पकड़ने और उसे थामे रखने के लिए, और चोंच के निचले हिस्से में मशहूर थ्रोट पाउच होता है, जिसे आप फैल सकने वाला एक सी फूड स्कूप कह सकते हैं। इसकी क्षमता 11 लीटर से भी ज्यादा होती है। पेलिकन अक्सर मिलजुल कर शिकार करते हैं और मछलियों के किसी झुंड को लगातार एक छोटी बॉल की शक्ल में सिकोड़ते जाते हैं, और उसके बाद हर परिंदा अपने लिए मछली पकड़ता है। ये किसी खुराक को हासिल करने का एक अनोखा तरीका है। बैट्स यानी चमगादड़ ऐसे इकलौते मैमल्स हैं जो उड़ान भरने में माहिर होते हैं। ये ऐसे जीवों का एक बहुत ही कामयाब ग्रुप है जिसमें 1400 से ज्यादा प्रजातियां हैं। रोडेंट्स के बाद ये मैमल्स की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है। चमगादड़ बुनियादी तौर पर रात में सक्रिय होते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ खुद को शिकार होने से बचाना नहीं है। पक्षी खुराक के मामले में जबरदस्त प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, लिहाजा चमगादड़ों ने रात में निकलना शुरू कर दिया और ये अंधेरा होने पर शिकार करने लगे। अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए इन्होंने एक तकनीक विकसित की, जिसके बल पर ये आंखों से ठीक से न दिखने पर भी उड़ सकते हैं। यह है एकोलोकेशन। एकोलोकेशन के जरिए जीव जंतु रिफ्लेक्टेड साउंड का इस्तेमाल करके चीजों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। चमगादड़ अपने लैरिंग्स को सिकोड़कर सोनार कॉल्स पैदा करते हैं और फिर अपने मुंह से आवाजें निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी जितनी ऊंची होगी, चमगादड़ को मिलने वाली सूचना उतनी ही सटीक होगी। इनके कान और इनके दिमाग बाहर जाती कॉल्स और उनकी लौटती एकोस के प्रति बखूबी ढले होते हैं। इस तरह बैट उड़ते उड़ते ही अपने शिकार का पता लगाकर उसका काम तमाम कर देता है। रात भर व्यस्त रहने के बाद बैट फैमिली के सबसे बड़े सदस्य छाया में शरण लेते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से फ्लाइंग फॉक्सेस गर्मी और जबरदस्त ह्यूमिडिटी का सामना करते हैं। इन्हें पसीना नहीं आता, लिहाजा ये अपने पंखों को हिलाकर अपने शरीर के आसपास की हवा को ठंडा करते हैं। ये अक्सर पानी वाले जगहों के किनारे बसते हैं, लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए इन्हें उड़ते उड़ते ही इसे पीना होता है। ये बहुत ही फुर्तीले जीव होते हैं और इसका श्रेय जाता है इनके पंखों को। ग्लाइड करने वाले रेप्टाइल्स की पेटेजिया या स्किन फ्लैप्स की ही तरह किसी चमगादड़ के पंख भी इसकी फोरआर्म्स के साथ फैले होते हैं और इसके शरीर से जुड़े होते हैं। पंखों का स्ट्रक्चर बहुत लचीला होता है, जिससे बैट को कमाल की मैन्यूवरेबिलिटी मिलती है। अगर उड़ते उड़ते पानी पीना हो तो ये महारत इनके बहुत काम आती है, लेकिन इस काम में बहुत जोखिम भी हो सकता है। ये मीठे पानी वाले मगरमच्छों का इलाका है। उन्होंने जान लिया है कि ये इन जीवों के लिए पानी पीने की एक पसंदीदा जगह है, तो ये मगरमच्छ बड़े धीरज के साथ इंतजार करते रहते हैं। शिकार पकड़ने की ये तरकीब कभी कामयाब तो कभी नाकाम हो सकती है, लेकिन आखिरकार कामयाबी मिलती ही है। इस नदी में कुछ ऐसा है जिसकी इन दोनों ही जीवों को जरूरत है। ये लड़ाई है प्यास और भूख की। रोजाना होने वाले इस काम में जीत भी होती है और हार भी। कीड़ों का इस तरह एक से दूसरे फूलों के बीच उड़ना एक सामान्य नजारा है, लेकिन अगर आप यही नजारा करीब से
और धीमे रफ्तार पर देखें तो असली हकीकत बाहर आती है। ये है एक खास जगह पर हवा में मंडराते रहने के लिए जरूरी महारत और कोशिश। किसी एक जगह पर उड़ने और टिके रहने के लिए किसी मधुमक्खी को 1 सेकंड में अपने पंख 230 बार फड़फड़ाने होते हैं। लेकिन मंडराते रहने की इस चुनौती का इनाम भी मिलता है और वो होता है मीठा नेक्टर। इस कोशिश के साथ जीत ही जीत जुड़ी है। पौधे इन जीवों की वजह से पॉलिनेट हो जाते हैं और कीड़ों को ताकत से भरी खुराक हासिल हो जाती है। ये आपसी रिश्ता करोड़ों साल के सह विकास का नतीजा है और ये साझेदारी हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत देर मंडराना काफी इंप्रेसिव होता है, लेकिन लगातार मंडराते रहना वाकई किसी जादू से कम नहीं। रोजाना अपने शरीर के कुल वजन की आधी खुराक लेती हैं। इनके छोटे से साइज को देखा जाए तो हमिंग बर्ड्स पृथ्वी के ऐसे जानवरों में शुमार हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट सबसे ज्यादा होता है। इनके दिल की धड़कन 1 मिनट में 1260 तक रिकॉर्ड की गई है। ये देर तक तो मंडराती रहती ही हैं, साथ ही ये दुनिया के ऐसे इकलौते पक्षी भी हैं जो पीछे की तरफ उड़ सकते हैं। हमिंग बर्ड्स ऐसे कमाल के कारनामे इसलिए कर पाती हैं क्योंकि ये अपने पंखों को 8 की आकृति में फड़फड़ाती हैं और वीडियो को बहुत धीमा कर दिए जाने पर ही ऐसा देखा जा सकता है। ये अपने पंखों को फड़फड़ाती नहीं बल्कि उन्हें घुमाती है। इनके कंधों में एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है जिसके जरिए ये अपने पंखों को सभी दिशाओं में 180 डिग्री के कोण पर घुमा सकती हैं। जहां ज्यादातर पक्षियों के पंख नीचे की ओर लिफ्ट पैदा करते हैं, वहीं हमिंगबर्ड के पंख ऊपर की तरफ भी ऐसा कर पाते हैं। डाउन स्ट्रोक के दौरान ये अपने पंखों को आगे और नीचे की तरफ झुकाती हैं, फिर ये उन्हें ट्विस्ट कर देती हैं और अप स्ट्रोक के लिए इनका रुख पीछे और ऊपर की तरफ हो जाता है। इस ट्विस्टिंग एक्शन की वजह से हमिंगबर्ड्स अप स्ट्रोक के दौरान लिफ्ट पैदा कर पाती हैं और मंडराते रहने के बावजूद इनकी ऊंचाई घटती नहीं। ये 1 सेकंड में करीब 70 बार पंख फड़फड़ाती हैं, लिहाजा इस रफ्तार पर इंसान की आंख ये सब नहीं देख सकती। ये वाकई बेहतरीन उड़ान की एक कमाल की मिसाल है। ट्रॉपिक्स में ही एक और जगह एक और कमाल का परिंदा नजर आता है। रंगों की एक चमक और कुछ छींटें। ये रंग बिरंगा किंगफिशर अपनी खुराक पकड़ रहा है। इसने पलक झपकते जो कुछ किया उसके लिए असाधारण महारत चाहिए। अपनी कमाल की नजर की वजह से ये शिकारी जीव पानी के नीचे भी अपने शिकार का पता लगा पाते हैं। इनकी आंखें रिफ्रैक्ट करती रोशनी की भरपाई करके इन्हें पानी की गहराई का पता लगाने में भी मदद करती हैं। किंगफिशर एरोडायनामिक भी होते हैं और हाइड्रोडायनामिक भी। ये एक बहुत ही गजब का मेल है और ये जरूरी भी है क्योंकि मछलियां पानी के प्रेशर में आए जरा से बदलाव के प्रति भी बड़ी तेजी से रिएक्ट करती हैं। किसी किंगफिशर की पतली और सुई जैसी चोंच सतह में तेजी से घुसती है। इससे ड्रैग घटता है जिससे पानी में कम डिस्टर्बेंस होती है। पानी में जाने पर इनकी खास तरह की आंखें हवा और पानी के बीच के रिफ्रैक्शन के अंतर के हिसाब से फौरन ढलकर इसे मछली पकड़ने की खूबी देती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा किंगफिशर है जो अपने नाम पर खरा नहीं उतरता। किंगफिशर फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य यह है कुकाबरा और यह किसी शिकारी पक्षी की तरह शिकार करता है। पेड़ पर बैठना और झपटना।
कुकबरा जमीनी और पानी वाले जीवों की दावत उड़ाता है जिनमें प्रोटीन होता है। शानदार नजर के जरिए ये मूवमेंट को भांप लेता है। इन उथली जलराशियों में काफी क्रेफिश मिलती हैं। कुकबरा अपने शिकार को अपने काबू में करके अपनी मजबूत गर्दन के जरिए तेज झटके देता है। इस तरह से इनका शिकार टेंडराइज हो जाता है। इस व्हाइट टेल्ड ईगल ने उड़ान भरी है और अब ये नॉर्वेजियन कोस्ट पर गश्त लगाएगा। ये बड़ी खामोशी से नीचे की तरफ आता है, जरा रुकता है और फिर शिकार को पकड़ लेता है। धीमी रफ्तार पर देखने पर इसकी कमाल की महारत और एरोडायनामिक कंट्रोल साफ नजर आते हैं। तेज नजर ही सब कुछ है। ये इंसान की आंख के मुकाबले 8 गुना ज्यादा तेज होती है और ये तो बहुत मामूली से मूवमेंट को भी 3000 मीटर दूर से देख सकता है। इनकी बोनी रिजेस इनकी आंखों को सिकोड़ देती हैं, जिससे इन्हें दिखने वाली इमेज किसी जूम लेंस की तरह बड़ी दिखने लगती है। इसे कुदरत ने तीखे हुक वाली एक मजबूत चोंच दी है, जिसके जरिए ये एक बाइट में ही शिकार की जान लेता है। इसके तीखे नाखून जमीन पर भी या उड़ते उड़ते भी अपने शिकार को पकड़े रखते हैं। मछली पकड़ने का एक और कामयाब अभियान खत्म हुआ। गरुड़ बेशक अपनी उड़ने और शिकार की काबिलियत की वजह से सबसे मशहूर हों, लेकिन वो ऐसे इकलौते पक्षी नहीं हैं जो पानी पर अपना दबदबा रखते हैं। पूरी दुनिया में ही दूर दराज तटीय इलाकों में शोर मचाते समुद्री पक्षियों की बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं, जहां कुदरत में शिकार के सबसे नाटकीय तौर तरीकों में से एक को देखा जा सकता है। गैनेट्स मिलनसार पक्षी होते हैं जो अक्सर चट्टानों के किनारों पर घोंसले बनाते हैं। ये बड़ी खास जगहें हैं और यहां से इन पक्षियों को समुद्र तक की आसान पहुंच हासिल होती है। ये ग्रुप्स में उड़ान भरते हैं और समुद्र में मछलियों को ढूंढते रहते हैं। गैनेट्स ने डॉल्फिन्स के पॉड्स का पीछा करना सीख लिया है। ये समुद्री मैमल भी शिकार ढूंढ रहे हैं। एकोलोकेशन की अपनी शानदार काबिलियत के बल पर इन्हें आसानी से मछलियों के झुंड मिल जाते हैं। एक साथ काम करते हुए डॉल्फिन्स मछलियों को घेर कर उन्हें सतह की ओर ले आती हैं। इसके बाद घुसपैठ करते गैनेट्स हमले करने लगते हैं। वो पानी पर जानलेवा तीरों की किसी बारिश की तरह बरसते हैं। 30 मीटर की ऊंचाई से ये एकदम सीधे पानी में डुबकी लगाते हैं। इनके शरीर 24 मीटर प्रति सेकंड तक की रफ्तार से पानी से टकराते हैं। अपनी रफ्तार की वजह से ये 10 मीटर या उससे भी ज्यादा की गहराई तक सीधे मछलियों के झुंड तक पहुंच जाते हैं। आगे की तरफ मौजूद आंखों की वजह से गैनेट्स को बाइनोक्यूलर विजन मिलती है, जिससे वो दूरी का एकदम सही अंदाजा लगा पाते हैं। कुदरत ने इन्हें इस हिसाब से ढाला है कि पानी में तेज रफ्तार पर दाखिल होते वक्त भी इनकी गर्दन सही सलामत रहे, जो कमाल की बात है, खासकर ये देखते हुए कि ये एक ऐसा एक्शन है जिसे ये पेट भरते समय बार बार दोहराते रहते हैं। इनकी इन महारतों को ठीक से समझने के लिए हमें रफ्तार धीमी करनी होगी। पानी से टकराते वक्त पक्षी अपने पंखों को कसकर समेट लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीमलाइन होने की कोशिश करते हैं। इनके गोते की रफ्तार और ताकत इन्हें पानी में नीचे की तरफ जाने में मदद करती है। जब गैनेट हवा से पानी में दाखिल होते हैं तो ड्रैग की फोर्सेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुदरत ने गैनेट के स्कल और चोंच को हाइड्रोडायनामिक नजरिए से आकार दिया है ताकि जब ये पानी में दाखिल हो तो ड्रैग के प्रभाव कम से कम हो जाएं। इसके स्कल की हड्डियां मोटी होती हैं, किसी क्रैश हेलमेट की तरह, और ये अचानक होने वाली टक्कर के असर को सोख लेती हैं। खास तरह की मसल्स का इस्तेमाल करके ये एस आकार की अपनी गर्दन को सीधा करके सिकोड़ते हैं ताकि गर्दन टूट न जाए। चेहरे और छाती के नीचे मौजूद हवा के छोटे सैक्स इस टक्कर की ताकत से बचाने के लिए एयरबैग की तरह काम करते हैं।
गोता लगाते वक्त पानी सिर में न घुस जाए, इसे पक्का करने के लिए गैनेट्स के नथुने बाहर नहीं होते। ये उन पतले स्लिट्स के जरिए सांस लेते हैं जहां ऊपरी जबड़ा सिर से मिलता है। अगर पहली कोशिश में गोता लगाता कोई गैनेट शिकार को मिस कर देता है तो ये एक दूसरे प्लान पर अमल करता है और बेट बॉल के बीच से तैरने लगता है। ये समुद्री पक्षी अपनी सांस 45 सेकंड तक रोक सकते हैं। जब यह सतह पर पहुंचता है तो इसके पंखों पर मौजूद वाटरप्रूफ ऑयल्स के कारण पानी हट जाता है और गैनेट बिना खुद को सुखाए फिर से उड़ना शुरू कर सकता है। गैनेट वाकई एक कमाल का जीव है। ये बहुत ही बहुमुखी है। ये पानी और हवा दोनों जगह खूब फलता फूलता है। ये वाकई एक जुगाड़ू सर्वाइवर है। हवा, जमीन और पानी, ये ऐसे इलाके हैं जहां जीवों ने जिंदा रहने और अपना पेट भरने के लिए खुद को ढाला है और इनकी इन कोशिशों को और दमदार बनाया है कमाल के बदलावों और अनोखे बायोमैकेनिक्स ने। चाहे समुद्रों में तैरने की बात हो, जमीन पर चलने की या फिर आसमान में उड़ने की, जीवन ने अपने सामने आई अनेकों चुनौतियों का बखूबी सामना किया है। तो वन्य साम्राज्य की ये अद्भुत जीव सचमुच इस ग्रह के शासक हैं, जिन्हें आपने देखा कॉट इन मोशन में।